PN एजुकेटर्स वेलकम यू ऑल। हम आज से इसमें बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है सेल बायोलॉजी। आज हम सेल बायोलॉजी मीन जीव विज्ञान के 20 MCQ से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल, कोशिका का परिचय। कोशिका क्या है, सेल थ्योरी क्या होती है या कोशिका सिद्धांत क्या होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है, व्हाट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस, इन सभी के MCQ आज आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the exception of cell theory? कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी वायरस, सी लाइकन एंड डी फंजाई। तो इसका आंसर होगा बी वायरस। वायरस जो होता है वो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल और प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये जितने भी इनकी होस्ट सेल्स हैं उनसे रॉ मटेरियल जैसे न्यूक्लियोटाइड्स और बायोसिंथेटिक मशीनरी जैसे कि राइबोसोम्स, RNA और एंजाइम्स को यूज ले लेते हैं और इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बाहर की तरफ ये सेल थ्योरी का अपवाद होता है। सेकंड क्वेश्चन है, द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट। सेल थ्योरी के अनुसार निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग। नेक्स्ट, all cells have nuclei. Option number C, all cells are totipotent. Option number D, cells reproduce by mitosis. तो इसका सही आंसर है A, cells are the basic structural unit of living. सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत या जिसे हम यूनिफाइड सेल थ्योरी भी कहते हैं, उसके अनुसार जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। सेल्स हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है और पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होती है? सेल। और यही सेल थ्योरी में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लिविंग सेल्स वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी वैक्समैन, सी फ्लेमिंग एंड डी ल्यूवेनहॉक। तो इसका सही आंसर है डी ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के लेंस को रिफाइंड किया था और एक्चुअली उन्होंने लिविंग सेल्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, चाहे वो ह्यूमन हो या बैक्टीरियल सेल्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत किसने प्रपोज किया था या किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी मेंडल एंड मॉर्गन, ऑप्शन सी स्लाइडेन एंड स्वान एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसमें सही आंसर है सी स्लाइडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान ने 1839 में प्रपोज की थी, जिसे बाद में 1858 में रुडोल्फ विर्चू ने कुछ चेंज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, who proposed the theory that cells arise only from the pre-existing cells? ये थ्योरी या सिद्धांत किसने दिया था कि पुरानी कोशिकाओं से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए विर्चो,
बी मोल, सी हैकल एंड डी ब्राउन। तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए विर्चो। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत के अनुसार, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं और सेल्स बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? जितनी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं या पुरानी कोशिकाएं हैं उनसे न्यू सेल्स का अराइजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एंड गिवन द टर्म। सेल को किसने डिस्कवर किया था और ये जो टर्म है सेल या कोशिका, ये किसने दी थी? ऑप्शन ए ग्रू, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, सी डार्विन एंड डी ब्राउन। तो इसमें कौन सा सही होगा? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी। यस, सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चर होती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था और उन्होंने खुद के बनाए हुए सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th. What Robert Hooke had discovered in the thin section of cork? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले सेक्शन में क्या डिस्कवर किया, क्या देखा? ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, सी इज न्यूक्लियाई एंड द डी इज प्रोटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर होगा ए सेल वॉल। रॉबर्ट हुक ने अभी अभी जैसा हमने बताया कि 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने स्पेनिश ओक ट्री, उसके अंदर किसको देखा था? सेल वॉल को देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. प्रोकैरियोट मीन्स अ सेल इज। तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए विद मैनी न्यूक्लियाई। तो प्रोकैरियोट्स क्या वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई या केंद्रक होते हैं। ऑप्शन बी विद वन न्यूक्लियस, या केवल एक ही न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। सी विदाउट क्लोरोप्लास्ट, जिनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। या ऑप्शन डी विद डिफ्यूज न्यूक्लियस। तो इसमें आंसर होगा डी विद डिफ्यूज न्यूक्लियस। देखो, प्रोकैरियोट्स जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रो एंड कैरी ऑन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है मीन्स डिफ्यूज न्यूक्लियस पाया जाता है, आद्य प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस या केंद्रक है वो बाहर की तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। जब इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जाएगी तो ये डिफ्यूज्ड यानी फैली हुई अवस्था में पाया जाता है। इसकी शेप कोई फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? ऑप्शन ए टिश्यू, बी ऑर्गन, सी ऑर्गन सिस्टम एंड डी सेल। तो सबसे बेसिक यूनिट लाइफ की है डी सेल। सेल हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है। इसके अलावा वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है। जितनी भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सेल से ही मिलकर के बनी हुई है। हमारी बॉडी कैसे फंक्शनिंग हुई है? सेल की वजह से ही हुई है। ठीक है, तो जो सेल होते हैं वो सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यूज को, टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स को, और ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को। तो सबसे बेसिक यूनिट इसके अंदर क्या हुई? सेल। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स में निम्न में से कौन सी चीजें नहीं पाई जाती हैं?
पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस अंतःपृद्रवी जालिका, दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली, थर्ड है गोल्जी बॉडीज मतलब गोल्जी काय, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव यानी चारों। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, उनके अंदर क्या होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज यानी कोशिकीय अंगक नहीं पाए जाते हैं। हाँ, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन वो भी कैसे होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। तो वो आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही कि इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में कोई भी कोशिकीय अंगक नहीं पाए जाते, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडीज हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो, इन सभी का अभाव प्रोकैरियोट्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इन हैविंग। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से किस चीज में अंतर पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, सी राइबोसोम्स एंड डी नन। तो इसका आंसर होगा ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो अभी हमने बताया था आपको क्या कि इसमें प्रोकैरियोट्स में आप ये दोनों डायग्राम्स भी दिए हुए हैं। ये फर्स्ट जो है ये है प्रोकैरियोटिक सेल का और सेकंड है यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल आप देख रहे हैं छोटी भी है और यूकैरियोटिक सेल जो बड़ी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसीलिए वो डिफ्यूज या फैली हुई अवस्था में होता है, जबकि यूकैरियोट्स में इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी डीएनए, सी आरएनए एंड डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें ऑप्शन होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन, श्वसन। तो जब अगर प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं पाए जाएंगे तो इसमें रेस्पिरेशन का काम कौन करेगा? तो इसके अंदर पाए जाते हैं मीजोजोम्स। क्या पाए जाते हैं? मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम कॉन्ड्रियोइड्स भी कहते हैं। और ये बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके इनवेजिनेशंस ही होते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनवेजिनेट होकर के यानी अंतर्वलन होकर के क्या बने हैं? मीजोसोम्स बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू रीजनरेट अ न्यू होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एक सेल रीजनरेट करके पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकती है, इस इनहेरेंट कैपेसिटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिफरेंशिएशन, बी ऑन्टोजेनी, सी टोटिपोटेंसी एंड डी फाइकोजेनी। तो इसका सही है आंसर सी टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी जो है एक लैटिन वर्ड है, टोटिपोटेंशिया से लिया गया है। इसका मतलब होता है एबिलिटी फॉर ऑल थिंग्स, यानी सब कुछ बनाने की क्षमता रखना। तो इसमें क्या होता है, जो एक सिंगल सेल होती है उस सिंगल सेल से क्या होता है, वो डिवाइड करेगी और डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग तरीके की सेल्स को बना सकती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें बोन सेल्स जो हैं बोन को बना रही हैं, पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स हैं, पैनक्रियाज बन रहा है, और भी जो कल्चरल स्टेम सेल्स हैं उनसे आरबीसी है और मसल सेल्स हैं। तो ये अलग अलग तरीके की सेल्स बन सकती है एक ही सेल से। ठीक है, तो इस कैरेक्टर को बोलते हैं टोटिपोटेंसी।
टोटी मीन्स टोटल एंड पोटेंसी का मतलब होता है क्षमता, पोटेंशियल, यानी एक सेल से टोटल टाइप ऑफ सेल्स बनाने की क्षमता रखना क्या कहलाता है? टोटी पोटेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? ए, इन्वेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया, बी, इन्वेंटेड लेंस, सी, कंस्ट्रक्टेड ए माइक्रोस्कोप एंड डी, ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन होगा डी, ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल। रॉबर्ट हुक ने ही कॉर्क सेल ऑब्जर्व की थी और सेल को डिस्कवर किया था। सेल का नाम भी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज। सेल स्ट्रक्चर की स्टडी साइंस की इनमें से कौन सी ब्रांच में से की जाती है? ऑप्शन ए, हिस्टोलॉजी, बी, इकोलॉजी, सी, साइटोलॉजी एंड डी, मॉर्फोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होती है वो इंडिविजुअल सेल्स की स्टडी को कहते हैं, जबकि हिस्टोलॉजी क्या होता है? जब होल ह्यूमन टिश्यू की स्टडी की जाती है तब हम उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? साइटोलॉजी, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। निम्न में से कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिकीय अंग केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं? ए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, राइबोसोम्स एंड डी, प्लास्टिड्स। तो इसका आंसर होगा डी, प्लास्टिड्स या वर्णक। यह आपको डायग्राम बताया हुआ है प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी दो झिल्लियों से घिरी हुई होती है। किस किस में पाए जाते हैं ये? प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और एल्गी में भी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फूड की मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना, और फूड को स्टोर करने का काम किसका होता है? प्लास्टिड्स का ही होता है। इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं वो सेल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किस किस से मिलकर बना होता है? ए, प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड, बी, प्रोटीन कोड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सी, न्यूक्लिक एसिड एंड सेल मेम्ब्रेन, एंड डी, न्यूक्लिक एसिड, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं कि डीएनए भी प्रेजेंट है और आरएनए भी प्रेजेंट है। दोनों में से केवल एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड वायरस में प्रेजेंट होता है, या तो वो डीएनए होगा या फिर वो आरएनए होगा। और इस न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ प्रोटीन का कोट पाया जाता है। ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसके अंदर दोनों चीज कौन कौन सी हो गई? न्यूक्लिक एसिड जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, एंड प्रोटीन कोट जिसको हम कहते हैं कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की परमिएबिलिटी क्या होती है? ए, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, बी, इम्परमिएबल होती है, सी, सिंगल फेज फ्लो, या डी, हाईली परमिएबल। तो इसका होगा आंसर ए, सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे सॉल्यूट्स को अंदर की तरफ अलाउ नहीं करती है कि इसमें से सभी आ पाए। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स उनको ये ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं वो मेम्ब्रेन से नहीं जा सकते हैं। अगर जाना भी है तो वो ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प से ही जाते हैं।
तो ये कैसे होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? ए, एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। बी, plant cell has no cell wall. C, animal cell has a rigid cell wall. And D, plant cells lack cell membrane. इसका आंसर होगा ए, एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, दो डायग्राम है, जो ए है वो है प्लांट सेल का और जो बी है वो किसका है? एनिमल सेल का। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। इसको बंद करना मेरे को। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ए जो कि एनिमल सेल है तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। बी जो डायग्राम है वो है प्लांट सेल का, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। या आप क्लोरोप्लास्ट भी देख सकते हैं जो कि प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नोन सेल इज। कोशिका जो कि सबसे छोटी होती है वो इनमें से कौन सी है? ए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बी, एसिटाबुलेरिया। सी, नोस्टॉक। एंड डी, क्लेमाइडोमोनास। तो इसका आंसर होगा ए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम शॉर्ट में PPLO भी कहते हैं। ये माइकोप्लाज्मा के लिए यूज ली जाने वाली टर्म होती है, PPLO या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो आज के ये 20 क्वेश्चंस यहीं पे एंड होते हैं। तो ये हमने बायोलॉजी की एक स्पेशल सीरीज चलाई है जिसमें अभी हम बेसिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन बाद में ये एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएगी। तो इसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें आ सकते हैं। तो आपको ये हमारी सीरीज कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।